चलिए अब ध्यान दीजिए। प्रश्न पर गए थे, बन रहा है ना। एक क्लास हुआ है और निश्चित तौर पर अगर आप प्रश्न पर गए होंगे तो प्रश्न बनना शुरू हो गया होगा। पुनः ध्यान दीजिए, कहाँ तक हुआ था? अच्छा, हाँ, पदार्थ के 3 अवस्थाओं का जिक्र किए थे। 3 अवस्था को कोनों में जाकर काहे बैठते, आगे टूल लेके बैठ जाते। चलिए ध्यान दीजिए, पदार्थ के 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। और ठोस पदार्थ को, द्रव पदार्थ को या फिर गैसीय पदार्थ को, सॉलिड, लिक्विड और गैस, पदार्थ किसी भी अवस्था में क्यों ना है, कोई भी पदार्थ किसी भी अवस्था में क्यों ना है, उसे अन्य अवस्थाओं में बदला जा सकता है, उसे अन्य अवस्थाओं में बदला जा सकता है। कुछ अपवाद हैं इसके, लेकिन अधिकांश ठोस पदार्थ को आप द्रव और गैस में बदल सकते हैं, द्रव पदार्थ को गैस और ठोस में बदल सकते हैं, या गैसीय पदार्थ को ठोस और द्रव में बदल सकते हैं। पदार्थ के एक अवस्थाओं को पदार्थ के दूसरी अवस्थाओं में बदला जा सकता है। पदार्थ के एक अवस्था को पदार्थ की दूसरी अवस्था में बदलना चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है, यानी कि अवस्था परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लाना क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन। चाहे हम ठोस को द्रव में लाए, या द्रव को गैस में लाए, या गैस को द्रव में लाए, या द्रव को ठोस में लाए, किसी एक अवस्था को पदार्थ की किसी दूसरी अवस्था में बदलना चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। और अवस्था परिवर्तन 2 तरह से होती है। अवस्था परिवर्तन कितने तरह से? 2 तरह से, ऊष्मा देकर या ऊष्मा निकालकर। किसी अवस्था को ऊष्मा देकर हम उसकी अवस्था को बदल सकते हैं, और किसी अवस्था से ऊष्मा निकालकर भी उसे हम दूसरी अवस्था में ला सकते हैं। आवाज दीजिए थोड़ा। ऊष्मा देने की प्रक्रिया को गर्म करना कहते हैं, और ऊष्मा निकालने की प्रक्रिया को ठंडा करना कहते हैं। जब हम किसी वस्तु से ऊष्मा को निकाल रहे हैं तो हम उस वस्तु को क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। और जब किसी वस्तु को ऊष्मा दे रहे हैं तो उसे क्या कर रहे हैं? गर्म करना कर रहे हैं। तो पदार्थ की एक अवस्था से पदार्थ को किन्हीं दूसरी अवस्था में बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है, जो 2 तरह से होता है, गर्म करके और ठंडा करके। कोई तीसरा तरीका नहीं है, गर्म करके ठंडा करके। हालांकि गैसों की जो अवस्था बदलती है उसमें थोड़ा दाब की भी भूमिका होती है, लेकिन वहां पर भी ऊष्मा देने और ऊष्मा निकालने की भूमिका अनिवार्य रूप से होती है। लेकिन अवस्था परिवर्तन 2 ही तरह से होता है, गर्म करके और ठंडा करके। व्यवहारिक रूप से अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो यह कम खर्चीला होता है और आसान होता है। व्यवहारिक तौर पर किसी वस्तु को गर्म करना कम खर्चीला और आसान होता है,
उसके बनिस्पत किसी वस्तु को ठंडा करना बड़ी कठिन और खर्चीला होता है। ठंडा करना थोड़ा कठिन होता है और खर्चीला भी होता है, लेकिन गर्म करना आसान भी होता है और कम खर्चीला होता है। बात को समझ गए? अब उष्मा देकर इसको ठीक करिए, इसको ठीक काहे नहीं करवाए हैं कल, तब हवा आ रहा है, देख रहे हैं। अरे इतना तो आप अपनों लोग से ठीक कर लेते जी, गड़बड़ा गया है। इसको बनवाइए क्लास के बाद। अब ध्यान दीजिए कि गर्म करके या ठंडा करके अवस्था परिवर्तन जो होता है वो क्रमिक रूप से होता है, अचानक कुछ नहीं होता है। अवस्था परिवर्तन जो होता है वो भी क्या होते हैं? क्रमिक तरीके से होते हैं, क्रमबद्ध तरीके से होते हैं। कैसे क्रमबद्ध तरीके से होते हैं तो इसको समझिए। अगर हम ठोस को लगातार उष्मा देते जाए, यानी क्या करते जाए, तो वह किस में बदलता है? और द्रव को अगर हम उष्मा देते जाए अर्थात गर्म करते जाए तो वह किस में बदलता है? गैस। फिर गैस को अगर ठंडा करते जाए तो वह किस में बदलता है? द्रव में। और द्रव को ठंडा करते जाए तो ठोस में बदलता है। तो अवस्था परिवर्तन इसी क्रम में होता है। ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में आते हैं, द्रव अवस्था में आते हैं, और द्रव अवस्था को गर्म करके वे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। गैसीय अवस्था को ठंडा करने पर द्रव अवस्था में आता है, और द्रव अवस्था को ठंडा करने पर ठोस अवस्था में आता है। तो अवस्था परिवर्तन इसी क्रम में होता है। हालांकि इस क्रम के भी कुछ अपवाद हैं। आगे एक प्रक्रिया हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन का, ऊर्ध्वपातन का। ऊर्ध्वपातन इस क्रमिक अवस्था परिवर्तन का एक अपवाद है जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। यानी कुछ ऐसे ठोस पदार्थ है उसको गर्म करिए, द्रव अवस्था में आती ही नहीं है, डायरेक्ट किस में आ जाता है? गैसीय अवस्था में। और फिर गैसीय अवस्था को ठंडा करने पर डायरेक्ट ठोस अवस्था में आ जाता है। यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जो अवस्था परिवर्तन के इस क्रमिक स्वरूप का एक अपवाद है। लेकिन उस अपवादों को हटा दे तो अवस्था परिवर्तन किस रूप में होगा वो आपके सामने। एक ठोस पदार्थ को लगातार गर्म करने पर वह अंत में किस अवस्था में आ जाएगा? और द्रव अवस्था को लगातार गर्म करने पर गैसीय अवस्था में, गैस अवस्था को ठंडा करने पर द्रव, और द्रव को ठंडा करने पर ठोस। अब अवस्था परिवर्तन से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द आपको याद रखना होगा। कौन कौन से पारिभाषिक शब्द हैं? पहला है मेल्टिंग पॉइंट। द्रवनांक, या इसको क्या कहते हैं? गलनांक, जो भी कह लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट। ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, उस ताप को, उस ठोस का क्या कहते हैं? द्रवनांक कहते हैं। आप गर्म करिएगा किसी वस्तु का, उसका ताप बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर ठोस किस में कन्वर्ट होने लगेगा? द्रव में। तो वह ताप बिंदु जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव में बदल जाते हैं, उस ताप बिंदु को हम ठोस का क्या कहते हैं? द्रवनांक कहते हैं। यानी कि द्रवनांक गलनांक का संबंध किस अवस्था से है? एक ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव में बदल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। और गलनांक का संबंध निश्चित रूप से ठोस से होगा। गलनांक का संबंध निश्चित रूप से किससे है? ठोस जिस ताप पर द्रव में बदल जाएगा उस ताप को हम ठोस का गलनांक या ठोस का द्रवनांक कहेंगे। अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गया?
ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन। क्या कहता है? गलन कहलाता है, मेल्ट कहलाता है। कोई पदार्थ गल गया मतलब वो कौन अवस्था में था? ठोस। गलेगा कौन? ठोस। गलेगा कौन? ठोस। आपको कोई बोल दिया कि दूध गल गया है, ये संभव है? नहीं है। गलेगा कौन चीज? जो ठोस होगा। क्या होगा? ठोस होगा। तो ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, मेल्ट कहलाता है। और ठोस जिस ताप पर द्रव में बदल जाते हैं उसे ठोस का हम गलनांक कहते हैं। पहला परिभाषिक सब समझ गए? क्लियर? दूसरा परिभाषिक सब समझिए। बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या? क्वथनांक। द्रव को आप गर्म करिए, द्रव का ताप बढ़ते जाएगा और अंततः वो किस अवस्था में आ जाएगा? गैसीय अवस्था में आ जाएगा। द्रव जिस ताप पर गैस में बदल जाते हैं उस ताप को हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं, द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना बॉयल कहलाता है, क्वथन कहलाता है। और द्रव जिस ताप पर गैस में बदल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? द्रव का गैस में बदलना क्वथन कहलाता है, बॉयल कहलाता है। और द्रव जिस ताप पर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। द्रव जिस ताप पर गैसीय अवस्था में आ गया उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्लियर हो गया? ठोस जिस ताप पर द्रव बन जाते उसे ठोस का गलनांक या द्रवनांक कहते हैं। द्रव जिस ताप पर गैस में बदल जाते हैं उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है और द्रव का गैस में बदलना क्वथन कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है और द्रव का गैस में बदलना क्वथन कहलाता है, बॉयल कहलाता है। क्लियर है? बात समझ गए? तीसरा याद रखना पड़ेगा आपको, कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट, संघनन बिंदु। संघनन बिंदु, कंडेंसेशन पॉइंट। अब ध्यान दीजिए कि गैस को ठंडा करिएगा तो उसका ताप घटते जाएगा, घटते जाएगा और अंततः वो किसमें बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। गैस को ठंडा करते जाएंगे उसका ताप घटते जाएगा, घटते जाएगा और अंततः गैसीय अवस्था किसमें बदल जाएगा? गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। गैस का द्रव अवस्था में परिणत होना संघनन कहलाता है। और गैस जिस ताप पर द्रव में बदल जाते हैं उसे संघनन बिंदु कहते हैं। उस ताप को संघनन बिंदु कहते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। क्लियर हुआ? बात समझे? गैस को अगर ठंडा करते जाएंगे ताप घटते जाएगा और अंततः वो किस अवस्था में आ जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा। गैस का द्रव में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। और गैस जिस ताप पर द्रव पर बदलते हैं, गैस जिस ताप पर द्रव अवस्था में आते हैं उस ताप बिंदु को हम क्या कहते हैं? संघनन बिंदु कहते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। चौथा आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक या जमनांक। द्रव को आप ठंडा करते जाइएगा, ताप घटते जाएगा और अंततः द्रव किस अवस्था में आएगा? ठोस अवस्था में आएगा। आप द्रव को ठंडा करते जाइए, ताप घटते जाएगा और अंततः द्रव किस अवस्था में आएगा? द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता है। द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता है। और द्रव जिस ताप पर ठोस अवस्था में बदल जाते हैं उस ताप को हम द्रव का जमनांक या हिमांक कहते हैं।
क्लियर हो गया। तो अवस्था परिवर्तन से 4 शब्द आपको याद रखना है। अवस्था परिवर्तन से जुड़े 4 शब्द आपको याद रखना है। ठोस द्रव में कैसे परिणत होगा? गर्म करके। और द्रव किसमें परिणत होगा? ये बात तो आप जान गए हैं कि ठोस को गर्म करेंगे द्रव, द्रव को गर्म करेंगे गैस, को ठंडा करेंगे तो, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस। क्लियर हो गया। अब आप समझिए, ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलना कहलाता है या द्रवण कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना क्वथन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? और द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता है। क्या कहलाता है? जमना कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना गलना, द्रव का गैस में बदलना क्वथन, गैस का द्रव में बदलना संघनन, द्रव का ठोस में बदलना जमना। जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलते हैं उसे ठोस का गलनांक या द्रवनांक कहते हैं। जिस ताप पर द्रव गैस में बदलते हैं उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर गैस द्रव में बदलते हैं उस ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। जिस ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे जमनांक या हिमांक बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया। अवस्था परिवर्तन समझे, अवस्था परिवर्तन कैसे होगा यह समझे, और अवस्था परिवर्तन से परिभाषित शब्द जो आप याद रखना, इसको समझे कि नहीं समझे? क्लियर है। अब बहुत रोचक बात समझिए, दिमाग खोल लीजिए। खुल गया? क्लियर? कुछ नहीं छूटा है, जो छूटा है हमको याद है, इसलिए ध्यान लगाइए। अब ध्यान दीजिए, किसी एक पदार्थ का जितना गलनांक होता है ना उतना ही जमनांक होता है। किसी एक पदार्थ का जितना गलनांक होता है उतना ही जमनांक होता है। यानी कोई एक पदार्थ जिस ताप पर गलते हैं उसी ताप पर जमते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, लोहा, ठीक है, यह साधारण ताप और दाब पर किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। इसको गर्म करते जाइए करते जाइए करते जाइए और 1535 डिग्री होगा तो यह लोहा किस अवस्था में आ जाएगा? द्रव अवस्था में। यानी कि लोहा का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1535। अब 1535 डिग्री टेम्परेचर जैसे हो गया और इसे टेम्परेचर देना रोक दीजिएगा, इसे उष्मा देना बंद कर दीजिएगा, तो इसी ताप पर द्रव लोहा, इसी ताप पर द्रव लोहा किसमें बदलने लगेगा? ठोस में बदलने लगेगा। आप लोहा को गर्म कीजिएगा 1535, ठोस लोहा द्रव में परिणत हो जाएगा। लेकिन अगर द्रव लोहा का टेम्परेचर 1535 छोड़ दीजिएगा तो इसी टेम्परेचर पर द्रव लोहा किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? ठोस में कन्वर्ट होने लगेगा। अर्थात ठोस लोहा जिस ताप पर गला है, द्रव लोहा उसी ताप पर जमा है। क्लियर है ना? ठोस लोहा जिस ताप पर गला है, यानी एक ठोस लोहा का जितना गलनांक है उतना ही द्रव लोहा का क्या है? जमनांक है। उतना ही द्रव लोहा का क्या है? जमनांक है या हिमांक है। यानी किसी एक पदार्थ का जितना गलनांक होता है उतना ही एक ठोस पदार्थ जिस ताप पर गलते हैं वो गला हुआ ठोस उसी ताप पर जमते हैं। किसी एक पदार्थ का जितना गलनांक होता है उतना ही उसका क्या होता है? हिमांक होता है। किसी एक पदार्थ का जितना गलनांक होता है उतना ही उसका हिमांक होता है। एक ठोस पदार्थ जिस ताप पर गल करके द्रव में बदलते हैं वो द्रव उसी ताप पर फिर ठंडा होकर ठोस में बदलने लगते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब जानते हैं कि बर्फ ये ठोस अवस्था है, ठीक है ना?
और यह 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनता है? पानी। अब पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है। अब बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री है, उसके बाद इसको टेम्परेचर नहीं दीजिए तो बर्फ 0 डिग्री पर गल कर क्या बनने लगता है? पानी। और फिर पानी है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होने पर वो क्या बनने लगता है? बर्फ। यानी किसी एक पदार्थ का जितना गलनांक होता है उतना ही हिमांक होता है, जितना गलनांक होता है उतना ही हिमांक होता है। क्लियर हो गया है दोस्तों? बात समझ गए हैं कि नहीं? अगला आइए, अब ध्यान दीजिए, कोई भी द्रव है, जैसे जल लीजिए, जल लीजिए और जल को 100 डिग्री गर्म करिए, जल क्या बनेगा? भाप अवस्था में आ जाएगा। यानी किस अवस्था में? गैस अवस्था में। अब भाप का टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसको उष्मा देना रोक दीजिए, 100 डिग्री के बाद इसको उष्मा देना बंद कर दीजिए। आपका भाप जो है 100 डिग्री पर क्या बनने लगेगा? जल बनने लगेगा। यानी जिस तरह एक पदार्थ का, किसी एक पदार्थ का गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं, उसी तरह किसी एक पदार्थ का क्वथनांक, किसी एक पदार्थ का क्वथनांक और संघनन बिंदु, क्वथनांक और संघनन बिंदु क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी एक पदार्थ का क्वथनांक और संघनन बिंदु क्या होते हैं? बराबर होते हैं। द्रव पदार्थ जिस अवस्था में, द्रव पदार्थ जिस ताप पर गैस बनते हैं, वो गैस उसी ताप पर पुनः द्रव बनने लगते हैं। जल अगर 100 डिग्री पर भाप बनता है तो भाप भी 100 डिग्री पर क्या बनने लगता है? जल। बरसते भाप का टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे उष्मा नहीं मिलनी चाहिए। तो किसी एक पदार्थ के गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं और किसी एक पदार्थ के क्वथनांक और संघनन बिंदु बराबर होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं ना? अवस्था परिवर्तन और उससे जुड़े जितने भी पारिभाषिक शब्द है सब समझ गए। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? गलना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गलना कहलाएगा। द्रव का गैस में बदलना क्वथन कहलाएगा, क्वथन। ठीक है ना? गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओके है, क्लियर है? किसी एक पदार्थ का जितना गलनांक होता है उतना ही हिमांक होता है, किसी एक पदार्थ का जितना क्वथनांक होता है उतना ही संघनन बिंदु होता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने ठोस को गर्म कर दिए, ठोस को क्या किए? गरम कर दिए और बना दिए क्या? द्रव। द्रव को भी कर दिए गरम और बना दिए क्या? फिर भी हमारा मन नहीं भरा और करते गए क्या? गरम। करते गए क्या? गरम। ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, लेकिन गैस को भी गर्माते रह गए। समझ गए ना? गैस को लगातार गर्म करते रह गए, लगातार गर्म करते रह गए, लगातार गर्म करते रहे तो क्या होगा? एक नई अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। अगर एक नई अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी और उस नई अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा है। जो पदार्थ की कितनी अवस्था मानी जाती है? चौथी अवस्था मानी जाती है। क्लियर है ना? तो पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी है जिसे पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। पदार्थ की एक चौथी अवस्था है जो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था है, और यह प्लाज्मा अवस्था अत्यधिक गर्म, अत्यधिक गर्म। सूर्य और तारों की अवस्था कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था है। तो जब पदार्थ बहुत ज्यादा गर्म होते हैं,
बहुत ज्यादा गर्म होते हैं तो उसके जो परमाणु है, आपको बताए थे कि पदार्थ जो है वह किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। उस कण को क्या कहते हैं? एटॉम कहते हैं। तो इतने अवस्था में एटॉम भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं और एटॉम इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो जाते हैं? आयन बन जाते हैं। अभी केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर नहीं पढ़े, लेकिन आप समझिए कि अगर एटॉम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या एटॉम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो एटॉम आवेशित हो जाते हैं, और आवेशित एटॉम को, चार्ज एटॉम को ही क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। अंग्रेजी में भी आयन कहा जाता है। तो प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण अर्थात परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। इस अवस्था में पदार्थ के कणों की जो रफ्तार है, कणों की जो गति, आपको बताए पदार्थ के कण अनवरत गति करते रहते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कणों की जो अनवरत गति है वो मैक्सिमम का भी मैक्सिमम होता है। कणों के पास अत्यधिक ऊर्जा होता है। कण जो है आयनीकृत अवस्था में होते हैं और बेहद चमकते हैं। ब्रह्मांड का 95% हिस्सा किस अवस्था में मौजूद है? प्लाज्मा अवस्था में मौजूद है। सूर्य और तारों की अवस्था कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था की विशेषता को समझिए। प्लाज्मा अवस्था अत्यधिक गर्म वाली अवस्था होती है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण अति ऊर्जावान होते हैं। पदार्थ के कण अति ऊर्जावान होते हैं। पदार्थ के कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण जो है बहुत तेज चमकते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? प्लाज्मा अवस्था को पदार्थ की केमी अवस्था माना गया, चौथी। और प्लाज्मा अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था इसलिए माना गया है कि प्लाज्मा अवस्था में जो गुण है वो ना तो ठोस में है, न ही द्रव में है, न ही गैस में है। अब जब तीनों ही अवस्था से ये भिन्न अवस्था है तो निश्चित ही एक नई अवस्था है, और इस नई अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा गया है। इस नई अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा गया है। क्लियर? एक बार प्लाज्मा अवस्था को पढ़िए तो क्लियर? कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान क्या देंगे? ध्यान सब पर है। ध्यान देंगे आपको दिखाई देगा। कह रहे ऑनलाइन वाले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान पूरा है। बोलिए क्या दिक्कत है? अब बार बार बताते हैं ऑनलाइन वाले को। अब कमेंट पढ़ने लगेंगे तो लिंक खराब हो जाएगा। कोई एक चीज को कंप्लीट करेंगे तब ना ध्यान देंगे। ध्यान क्या देंगे? कोई कहेगा पीडीएफ कहाँ मिलता है, तो नोट कहाँ मिलता है, लगता है ऐप में छुपा कर रख दिए सब। ठीक है? अरे कहीं कहीं मिलेगा, जहां मिलेगा ऐप पर मिलेगा। तो दिक्कत प्लाज्मा अवस्था में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अगला है कि आपने गैसीय अवस्था को ठंडा किया तो किस अवस्था में आया? द्रव। द्रव अवस्था को ठंडा किया तो ठोस। द्रव अवस्था को ठंडा किया तो
ठोस। गैस को ठंडा किए द्रव, द्रव को ठंडा किए ठोस। अब मान लीजिए ठोस को भी हम ठंडा करते रह गए, ठोस को भी ठंडा करते रहेंगे, और अधिकतम ठंडा करने की जो सीमा है वो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। इससे ज्यादा ठंडा किसी भी पदार्थ को नहीं किया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? आप ये जान गए कि गैसीय पदार्थ को ठंडा करने पर वो द्रव में कन्वर्ट होता है, और द्रव पदार्थ को ठंडा करने पर ठोस में कन्वर्ट होता है, और ठोस पदार्थ को हम लगातार ठंडा करते रहे, और ठंडा करने का जो सीमा है वो कहां तक है? -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। इससे ज्यादा ठंडा हो ही नहीं सकता, असंभव है ये, जिसको चार्ल्स ने प्रूव्ड किया है। और थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ है, उष्मागतिकी का जो तीसरा नियम है, उष्मागतिकी का तीसरा नियम यही बताता है कि इससे ज्यादा ठंडा किसी चीज को किया नहीं जा सकता है। तो मान लीजिए कि इतना हम ठंडा कर दिए तो क्या होगा? तो होगा क्या कि आप तो ये जान ही गए हैं ना कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बने हुए हैं। कण अर्थात किससे मिलकर बने हुए हैं? एटॉम से मिलकर बने हुए हैं। तो जब ठोस पदार्थ को अत्यधिक ठंडा कर दें, उसे न्यूनतम संभव ताप तक ठंडा कर दे, तो पदार्थ के सारे कण आपस में मिल करके एक कण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात पदार्थ के सारे एटॉम मिल करके एक एटॉम बन जाते हैं, और उसे कहते हैं क्या? सुपर एटॉम। उसे कहते हैं सुपर एटॉम। और सुपर एटॉम वाली इस अवस्था को कहते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था। पदार्थ की पांचवी अवस्था। और पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। बोस सत्येंद्र नाथ बोस से आया है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने ही सर्वप्रथम पदार्थ के पांचवी अवस्था की कल्पना की थी, जिसको आगे चलकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने मान्यता दी कि नहीं, सच में ये अवस्था हो सकती है। और आगे चलकर अमेरिका के 3 वैज्ञानिक ने इस अवस्था को प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त कर ली। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है। बोस सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से आया है, और आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से आया है। यही 2 वैज्ञानिक हैं जो पहली बार इन अवस्थाओं की कल्पना किए थे। हालांकि ना तो सत्येंद्र नाथ बोस और ना ही अल्बर्ट आइंस्टीन पदार्थ की इस अवस्था को प्राप्त किए थे। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, और यह अवस्था अत्यधिक ठंडा करने पर प्राप्त होती है। और इस अवस्था में पदार्थ के कण अर्थात पदार्थ के परमाणु क्या बन जाते हैं? सुपर एटॉम हो जाते हैं। सुपर एटॉम यानी एक तरफ बहुत गर्म करने पर पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था प्राप्त हुई थी, उसी तरह बहुत ज्यादा ठंडा करने पर पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती है। बहुत ज्यादा गर्म करने पर प्लाज्मा अवस्था, और बहुत ज्यादा ठंडा करने पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? समझ गए? तो पदार्थ का मुख्य 3 अवस्था है, लेकिन अधिकतम 5 अवस्था है। चौथी अवस्था कौन है? और पांचवी अवस्था प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण अति ऊर्जावान होते हैं, उत्तेजित होते हैं, आयनीकृत अवस्था में होते हैं। परमाणु भी छिन्न भिन्न होकर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं प्लाज्मा अवस्था में। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में सभी परमाणु मिलकर के एक सुपर एटॉम में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक और जहां अत्यधिक गर्म वाली अवस्था है प्लाज्मा, उस दूसरी ओर पदार्थ की पांचवी अवस्था अत्यधिक ठंड वाली अवस्था है। क्लियर हो गया?
पदार्थ की अवस्था क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया? बोलिए ऑनलाइन वाले दोस्त तो पूछ लेते हैं इस लोग से भी। सीएलजी के लिए एक्स्ट्रा की, सीएलजी क्या होता है? सीजीएल ना होता है? अरे सीजीएल वाला सबको हम क्या बताएं जी? क्या दरोगा बीपीएससी का बात कीजिए हमसे। क्या प्लाज्मा का टेम्परेचर कितना होता है? प्लाज्मा का टेम्परेचर, प्लाज्मा का टेम्परेचर कितना होगा? ऐसा तो कुछ है नहीं कि प्लाज्मा का टेम्परेचर कितना होगा। जैसे सूर्य की अवस्था, सूर्य की अवस्था जो है वो प्लाज्मा अवस्था है, उसके सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, तो आप मान सकते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए प्लाज्मा का मैक्सिमम टेम्परेचर का उल्लेख तो कोई राइटर किए नहीं है। -4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनेगा, -4 डिग्री सेल्सियस बर्फ बनेगा। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर बनते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर नहीं। बर्फ कितने डिग्री? 0 डिग्री। सामान्य ताप और दाब पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमकर क्या बनेगा? चलिए सीजीएल में यूज होगा कि नहीं यूज होगा, वो तो आप ही देख लीजिए यूज होगा कि नहीं यूज होगा। वैसे बहुत रेलवे का स्टूडेंट तो पढ़ते हैं, एग्जाम भी देते हैं, और कहीं हमसे तो मिलने भी आए कि आपका साइंस रेलवे में उड़ गया। ठीक है, मतलब सारा लड़ गया। कुछ दिन पहले विद्यार्थी आए तो बोला कि सर रेलवे में जॉब हो गया। चलिए अच्छी बात है, कांग्रेचुलेसन। तो कल जॉब कीजिए आप, तो कहा कि फोटो ले ली। फोटो दरोगा वाला सब नहीं खिंचाते, रेलवे वाला से क्या खिंचाएंगे। वैसे आप फोटो तो कम में देखिएगा, सोशल साइट पर भी हर जगह बहुत कम फोटो रहता है, बहुत कम खिंचाते हैं फोटो। वो भी स्टूडेंट सब ही वायरल कर देता है इधर उधर। तो उनको बोले कि फोटो मत खींचिए, अब हो गया है, दरोगा बन जाइए, उसके बाद फोटो खिंचाएंगे। वो दरोगा में पढ़ रहा था बैच में, तो वही बोल रहा था कि साइंस तो आपका एकदम रेलवे में हूबहू पूछा है। तो हमको भी अंदाजा नहीं था, रेलवे के नाम पर तो कोई और लूट रहा है, तो हमको पता। तो हमको लगा कि, तो हम पूछे कि रेलवे में जो है, रेलवे में जो जब पूरा फंस गया, कहा कि पूरा फंस गया। कल ये तब रेलवे का बैच देगा चलेगा, कल कि पूरा चलेगा। तब हमको लगा कि नहीं, ये तो एकदम सलाइरिंच है कि ना है। तो साइंस जहां पूछा जाता, वैसे हम जब से रोशन सर से जुड़े हैं, दरोगे बैच को पढ़ाए, नहीं तो बीपीएससी को पढ़ाए, तो हमें भी अंदाजा नहीं कि हम जो साइंस पढ़ाते हैं कि वो सीजीएल में पूछता है कि नहीं पूछता है, रेलवे में पूछता है कि नहीं पूछता है, वो सब हम भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कलेक्शन करना होता है तो कुछ टीम बना हुआ है, वो क्वेश्चन दे देता है कि हाँ ये रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम उसको नोट में डाल देते हैं। ज़्यादा हम भी सिलेबस देखते नहीं है, फुर्सत में रहते नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम अभी पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ा रहे हैं, अब ये रेलवे में पूछे या दरोगा में पूछे या बीपीएससी में पूछे, अगर आप समझ गए हर बात को तो निश्चित तौर पर बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम रेलवे के स्टूडेंट सबको या सीजीएल सब के स्टूडेंट को कहते हैं कि मत लीजिए एडमिशन, क्योंकि बहुत भास्ट में हम लोग जाते हैं और उतनी उसमें जरूरत होती नहीं है। रेलवे दरोगा सब में या दरोगा का कटअप बहुत 82, 83, 84, 85 तक चला जाता है मेरिट, तो उसमें हर कुछ को डिस्कस करना होता है। आइए तो हम पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं को, पदार्थ के जो भौतिक अवस्था है, पदार्थ के जो भौतिक अवस्था है, ठोस द्रव गैस, उसको समझ चुके हैं।
अवस्था परिवर्तन समझ चुके हैं और चौथी और पांचवी अवस्था में वो समझ चुके हैं। क्लियर है। अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पर। केमिकल क्लासिफिकेशन। कुछ लोग बोले नहीं समझे, बिल्कुल समझे। आप प्रश्न पर जाइए, प्रश्न पर जाइए और प्रश्न पर निश्चित रूप से जाइएगा, देखिएगा प्रश्न आपसे बनता है। और जो नहीं समझे पिछला तो बिल्कुल हम हर बार डिस्कस करेंगे, एक एक बात को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले इसको आप समझने की प्रयास करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, प्योर और इम्प्योर। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, प्योर सबस्टेंस या प्योर मैटर, इम्प्योर सबस्टेंस या इम्प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, शुद्ध और अशुद्ध। और यहां पर शुद्ध अशुद्ध का जिक्र उस संदर्भ में नहीं हुआ है जिस संदर्भ में इन शब्दों का इस्तेमाल आप या हम दैनिक जीवनों में करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में शुद्ध और अशुद्ध का मतलब अलग दृष्टिकोण से होता है, लेकिन ये जो बंटवारा है शुद्ध और अशुद्ध में, ये अलग दृष्टिकोण का बंटवारा है और इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्योर और इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध। अब शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, तो इसको थोड़ा सा आप समझिए कि आप जान चुके हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। और जब पदार्थ, किसी एक पदार्थ का निर्माण एक ही प्रकार के कणों से हुआ हो तब वो क्या है? शुद्ध पदार्थ। लेकिन किसी एक पदार्थ के निर्माण में भांति भांति के कण भाग लिए हो, भिन्न भिन्न प्रकार के कण भाग लिए हो, वो क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ हो गया। यानी अशुद्ध पदार्थ में अलग अलग किस्म के कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं। लेकिन शुद्ध पदार्थ में जितने भी कण होते हैं, पदार्थ के सूक्ष्मतम जितने भी कण होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं। अब शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत एलिमेंट, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत एलिमेंट यानी कि तत्व और कंपाउंड आते हैं, तत्व और यौगिक आते हैं। ठीक है ना? तत्व आपका कैसा पदार्थ है? यौगिक आपका कैसा पदार्थ है? जबकि इम्प्योर या अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत मिक्सचर आते हैं, मिश्रण आते हैं। मिक्सचर आते हैं यानी कि मिश्रण आते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन पदार्थ शामिल है? तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या शामिल है? मिक्सचर शामिल है, मिश्रण शामिल है। यानी तत्व भी आपका शुद्ध पदार्थ है, सारे के सारे यौगिक भी शुद्ध पदार्थ हैं। मिश्रण आपका क्या है? अशुद्ध पदार्थ। तो दैनिक जीवन में जितने भी पदार्थ मिश्रण है वो सब केमिस्ट्री में क्या है? अशुद्ध। जितने भी तत्व हैं वो सब केमिस्ट्री में क्या है? जितने भी यौगिक है सब केमिस्ट्री में क्या है? शुद्ध है। क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए दोस्तों एक बार पुनः समझिए कि अगर केमिकल क्लासिफिकेशन में पदार्थ का कुल भाग देखे तो 3 निकल कर आता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को मुख्यतः 2 ही भाग में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ।
लेकिन अधिकतम प्रकार की अगर बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर आपका पदार्थ 3 तरह का निकल गया, एक तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा। तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं? 3 प्रकार के, या आप 2 प्रकार के कह सकते हैं, शुद्ध, अशुद्ध या तत्व, यौगिक, मिश्रण। क्लियर हो गया? अब एक एक चीज को समझना है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। तो आइए अब समझने का प्रयास करते हैं। एलिमेंट, तत्व। चलिए, केमिस्ट्री में 7 चैप्टर अभी बना है दोस्तों, इसीलिए 7 चैप्टर दिया गया है। एलिमेंट, तत्व। अब तत्व किसे कहेंगे? सबसे पहले समझिए कि प्रकृति का मूल पदार्थ ही क्या है? तत्व। इस प्रकृति का फंडामेंटल मैटर जो है वो तत्व है। मूल पदार्थ क्या है? तत्व है। यानी यौगिक और मिश्रण को बनाया जाता है किसके द्वारा? तत्वों के द्वारा। तत्व यानी कि एलिमेंट प्रकृति के मूल पदार्थ हैं। बाकी यौगिक और मिश्रण का तो निर्माण किया जाता है किससे? तत्वों से। यौगिक और मिश्रण का निर्माण किया जाता है किससे? तत्वों से। प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है? तत्व है। अगली विशेषता है कि तत्व जो होते हैं वह एक ही प्रकार के कण, यानी कि क्या? एटॉम। एक ही प्रकार के कण अथवा एटॉम से बने होते हैं। एटॉम से बने होते हैं। तत्व क्या है? तो तत्व प्रकृति का मूल पदार्थ है। बाकी यौगिक और मिश्रण को तो तत्वों के द्वारा तैयार किया जाता है। जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए कि जल जो है यह एक तत्व नहीं है, क्योंकि जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर हुआ है, एक प्रकार के कणों से मिलकर नहीं हुआ है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन तत्व है, क्योंकि हाइड्रोजन का निर्माण केवल और केवल एक प्रकार के कण, और वह है हाइड्रोजन के कण से हुआ। तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण अथवा एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, वह पदार्थ कौन है? तत्व है। इस प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है? तत्व है। यौगिक और मिश्रण मूल पदार्थ नहीं है। अगली विशेषता तत्व का यह है कि एक तत्व को किसी भी विधि के द्वारा 2 या अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। बात को समझे कि ना? एक तत्व को किसी भी विधि के द्वारा 2 या अधिक पदार्थों में विभाजित, यह हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आप कहिएगा कि हाइड्रोजन को हम बना देंगे सोना और चांदी में, बहुत संभव है। या आप कहिएगा यह हाइड्रोजन इसको बना दीजिए ऑक्सीजन, इसको बना दीजिए नाइट्रोजन, ये संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि यह तत्व है। और एक तत्व को 2 या 2 अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह से। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इसका एक अपवाद है, नाभिकीय विखंड और नाभिकीय, उसके द्वारा किसी एक तत्व को किसी दूसरे तत्व में बदला जा सकता है। और सबसे पहले रदरफोर्ड ने काम किया था, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया था। तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन को छोड़ दीजिए, तो एक तत्व को किसी भी अन्य 2 या अधिक पदार्थों में विभाजित संभव नहीं है।
क्लियर हो गया। अगली विशेषता कि तत्व को केमिस्ट्री में रासायनिक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? जैसे लोहा के लिए क्या Fe, ऑक्सीजन के लिए क्या O, सोडियम के लिए क्या Na। तत्व को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है, केमिकल सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर है ना? आपको मान लिया क्या कार्बन डाइऑक्साइड तत्व है? नहीं है, क्योंकि ये रासायनिक संकेत नहीं है, रासायनिक सूत्र है, और रासायनिक सूत्रों के मदद से तत्वों को दर्शाया नहीं जा सकता है। तत्वों को दर्शाया जाता है किसके द्वारा? रासायनिक संकेतों के द्वारा। तो तत्व क्या है? एलिमेंट क्या है? तो तत्व शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तत्व प्रकृति के मूल पदार्थ है, बाकी सब पदार्थ तत्वों के द्वारा निर्मित है। तत्व एक ही प्रकार के कण अथवा परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ है। किसी एक तत्व को दो या अधिक पदार्थों में किसी भी तरीके से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अपवाद सिर्फ नाभिकीय विखंडन और संलयन की अभिक्रिया है, उसके द्वारा एक तत्व को दो तत्व में बदला जा सकता है। और केमिस्ट्री में तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? रासायनिक संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? रासायनिक संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? तत्व समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तत्व शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ? शुद्ध पदार्थ है। प्रकृति के मूल पदार्थ कौन है? तत्व है। प्रकृति के मूल पदार्थ कौन है? तत्व हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कौन है? तत्व है। तत्व हैं। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ कौन है? तत्व है। क्या तत्व को रासायनिक या भौतिक विधियों के द्वारा दो या अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है? संभव नहीं है। तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? रासायनिक संकेतों का इस्तेमाल होता है। रासायनिक संकेतों का। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब आइए तत्व के प्रकार पर। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ये रासायनिक संकेत है ना। जब भी रासायनिक संकेत हो समझ जाइए वो क्या है? तत्व है। क्लियर है? ऑक्सीजन तत्व है। सोना तत्व है। जहां भी रासायनिक संकेत आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो क्या है? तत्व है। क्लियर है? तत्व में कोई दिक्कत नहीं ना। तत्व में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तत्व शुद्ध पदार्थ है। तत्व प्रकृति का मूल पदार्थ है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ है। तत्व को हम दो या अधिक पदार्थों में विभाजित किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। और तत्व को रासायनिक संकेतों के माध्यम से, और वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। वर्तमान में 118 तत्व की खोज हो चुकी है, जिसमें पहला तत्व है कौन? हाइड्रोजन। पहला तत्व है। और 118वां तत्व है ओगेनोसोन। वर्तमान में कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। और जिसमें पहला तत्व कौन है? 118वां तत्व कौन है? ओगेनोसोन। क्लियर? बात समझ गए? अब आइए कि तत्वों को प्रकार। अब समझिए दोस्तों कि कुल कितने तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है? 100 और 118 तत्व के गुण आपस में एक समान। बस समझ गए?
118 तत्व की खोज हुई है, लेकिन किसी एक तत्व का गुण दूसरे तत्व के गुणों से पूरी तरह मिलते, भिन्न भिन्न तत्व के गुण एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसलिए गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल, और तीसरा मेटेलॉइड। ठीक है, मेटेलॉइड यानी उप धातु। 118 तत्व की अब तक खोज की जा चुकी है, और 118 तत्व की जो खोज हुई है, तो क्या सभी तत्व के गुण एक दूसरे से मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के गुणों में अंतर पाया जाता है, भिन्न भिन्न तत्व के गुणों में अंतर पाया जाता है, और इसलिए गुणों के आधार पर तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। यानी धातु भी क्या है? अधातु भी क्या है? उपधातु भी क्या है? तत्व है, लेकिन इनके गुण एक दूसरे से मिलते नहीं है। ये गुणों के आधार पर किया गया बंटवारा है, ये गुणों के आधार पर किया गया बंटवारा है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब अगर गुणों के आधार पर ये बंटवारा किया है, तो आपको गुण को भी समझना पड़ेगा। क्या जी? समझना पड़ेगा कि नहीं? और थोड़ा गुण आप जानते भी होंगे। कर हीरा क्या है? क्या होगा हीरा? हाँ, हीरा कार्बन का स्वरूप है ना। कार्बन को सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते या संकेत, संकेत है ना। रासायनिक संकेत से कौन प्रदर्शित होता है? कार्बन रासायनिक संकेत के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है, तो मतलब है कि यह क्या है? तत्व। तो हीरा तत्व है। हीरा क्या है? और वो कार्बन का एक अलग स्वरूप है। कोई दिक्कत? तत्वों को कितने भाग में बांटा गया है? किस आधार पर? गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर बांटा गया है। तो थोड़ा बहुत गुण आप जान लीजिए, थोड़ा बहुत गुण आप जान लीजिए, क्योंकि मेटल नॉन मेटल को पढ़ने के लिए डिटेल में एक पूरा का पूरा चैप्टर है, और पूरा केमिस्ट्री में यही मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर ही सबसे बड़ा चैप्टर है। तो मेटल और नॉन मेटल को आगे हम काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर इतना समझ तो विकसित हो ही जानी चाहिए कि ताकि हमें पता चल सके कि कौन धातु है और कौन अधातु है, कौन धातु है कौन अधातु है। अब ध्यान दीजिए कि धातु प्रायः क्या होते हैं? ठोस। धातु प्रायः ठोस होते हैं। उदाहरण के लिए लोहा क्या धातु, कॉपर क्या धातु, सोना क्या धातु। लेकिन अधातु प्रायः द्रव या गैस होते हैं। अधिकांश अधातु क्या है? जैसे ऑक्सीजन क्या है? नाइट्रोजन क्या है? गैस है, तो ये अधातु है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है ना, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, ये सब क्या हैं? अधातु है। धातु प्रायः ठोस होते हैं, अधातु प्रायः गैस होते हैं। हालांकि दोनों में अपवाद है। दोनों में क्या है? अपवाद है। जैसे पारा द्रव होते हैं और हीरा कठोर होते हैं। हीरा तो कई धातु के तुलना में उसकी कठोरता, हार्डनेस बहुत ज्यादा है। तो कुछ धातु भी बहुत ज्यादा कठोर है, कुछ अधातु भी बहुत ज्यादा कठोर है, यानी कि ठोस अवस्था में है, और कुछ धातु भी द्रव अवस्था में है। लेकिन अधिकांशतः धातु ठोस होते हैं और अधातु प्रायः गैस होते हैं। और अब तक कितने तत्वों की खोज हुई है?
118 तत्वों में लगभग 80% तत्व क्या है? अधातु की संख्या बहुत कम है और जो है वो आपके सामने में है। देखिए, अधातु को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे के सारे क्या है? अधातु। अधिकांश तत्व क्या है? अधिकांश तत्व क्या है? बहुत कम ही तत्व क्या है? जितने भी गैस हैं सारे के सारे क्या है? ठोस अधातु में कौन कौन आते हैं? फास्फोरस, सल्फर, कार्बन। फास्फोरस, सल्फर, ये सब ठोस अधातु है। लेकिन जो अधातु ठोस है ना, वह भी एकदम मोम के तरह मुलायम वाला ठोस है। यानी कि धातु वाला हार्डनेस है जो अधातु में। जो अधातु ठोस भी है तो वो मोम के तरह ठोस है, वो धातुओं की तरह ठोस नहीं है। पहला अंतर समझ गए? हाँ, आयोडीन भी अधातु। जितने हेलोजन है सारे के सारे, आयोडीन भी, ब्रोमीन भी, ये सब भी क्या है? अधातु है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? उसके बाद धातु विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु उष्मा के भी सुचालक होते हैं, अधातु उष्मा के कुचालक होते हैं। धातु में चमक होती है, अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, अधातु आघात वर्धनीय और तन नहीं होते। तो नॉर्मली कौन धातु होगा कौन अधातु होगा, इसके बीच आप अंतर कर लीजिएगा। किन कर लीजिएगा? मान लीजिए कहीं पर आ गया तत्व, आप डिफाइन कर लीजिएगा नहीं कि ये धातु ये अधातु है, क्योंकि अधातुओं की संख्या तो बहुत कम है, उसमें भी अधिकांश आपके सामने हम लिख दिए। अधिकांश तत्व क्या है आपका? ठोस अवस्था में, और वो धातु है। तो धातु अधातु को पहचान करने में कोई दिक्कत होगा? एक बार आप पढ़ लीजिए। अब कह रहे कि सोडियम क्या है? सोडियम धातु है। सोडियम क्या है? हीलियम गैस है। हीलियम जो भी गैस है वह अधातु ही होगा। ऑनलाइन वाले बताइएगा अब धातु अधातु कैसे पहचानेंगे? अरे देखिए, ये अधातु लिख दिए हैं। ये सबसे पहले जो भी गैस है वो अधातु है, पहचानने में दिक्कत। जो भी गैस जैसे इनर्ट गैस हो गया, सारे के सारे इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन सब गैस है, तो सब क्या है? अधातु है। उसके बाद फास्फोरस क्या है? अधातु। सल्फर क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? इतना याद हो गया ना? समझिए आपको अधातु याद हो गया। जो याद नहीं वो क्या है? और ज्यादा यहाँ डिस्कस इसीलिए नहीं किया है कि एक बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है जिसमें केवल और केवल किसको पढ़ना है? मेटल को पढ़ना। और एक बहुत बड़ा चैप्टर है किसका? तो मेटल नॉन मेटल का चैप्टर बहुत है। मेटल में ही आपको लगभग 427 क्वेश्चन है और नॉन मेटल के चैप्टर में 380 क्वेश्चन है। इसीलिए यहां पर डिस्कस करने से कोई ज्यादा फायदा है नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि आप ये पहचान कर पाए कि कौन धातु है और कौन। और पहचान करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि तत्वों में अधिकांश क्या है? जो अधातु है उसमें भी अधिकांश क्या है? गैस है। ठोस अधातु में जो सबसे चर्चित है वो फास्फोरस, सल्फर और कार्बन। ठोस अधातु में जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो फास्फोरस, सल्फर और कार्बन। क्लियर हो गया? उसको पढ़े। अब आइए मेटेलोइड।
अब आइए उपधातु। अब समझिए दोस्तों कि तत्व का जो बंटवारा किए हैं धातु अधातु में, तत्व का जो बंटवारा किए हैं धातु और अधातु में, वो किसके आधार पर किए हैं? गुणों के आधार पर किए हैं, गुणों के आधार पर किए हैं। तो आप ये समझिए कि धातु और अधातु में जो बंटवारा हुआ है वो गुण के आधार पर हुआ है। धातु अधातु के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा खींची हुई नहीं है। पेरियोडिक टेबल आगे जाकर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी कोई सीधी लाइन है नहीं जो धातु को एक तरफ करते अधातु को एक तरफ करते। तो गुणों के आधार पर जो तत्व को धातु और अधातु में बांटा गया है, तो कुछ तत्व ऐसे भी है जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण मौजूद हैं, और ऐसे गिने चुने तत्व जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण मौजूद हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, मेटेलॉइड कहते हैं। यानी कि ऐसे तत्व जिसमें कुछ गुण क्या हैं और अधिकांश गुण किसके हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो उपधातु ऐसे तत्व है जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि 50% गुण धातु और 50% गुण अधातु, 50-50 नहीं। जो भी उपधातु है, मेटेलॉइड है, उसमें अधिकांश गुण किसके हैं? अधातु के। बहुत कम गुण है किसके? धातु के। और उपधातु में आपको जितना एग्जाम्पल में दिया है उतना ही याद रखना है, ठीक है ना? आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, उसके बाद सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरॉन है, ठीक है ना? तो ये सब क्या है? उपधातु है। क्लियर हो गया? समझ गए बातों को? ऑनलाइन वाला सब अब ये कह रहा कि बाउंड बता दीजिए। अब कह रहा कि कौन सा ग्रुप का क्या विशेषता वो बताए। ग्रुप बता रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो ना, हाँ आ रहे हैं। ये सामान सा छोटा मोटा चैप्टर है, इसको समझते हैं पहले। और उपधातु समझ गए कि नहीं समझ गए? तत्व में कोई दिक्कत है? तत्व प्रकृति का क्या है? मूल पदार्थ है। तत्व प्रकृति का क्या है? मूल पदार्थ है। समझे कि नहीं समझे? प्रकृति का क्या है? मूल पदार्थ है। तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा दो या अन्य पदार्थों में बदला नहीं जा सकता है। तत्व को केमिस्ट्री में किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? रासायनिक संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। रासायनिक संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों को खोज निकाला है। हालांकि परमाणु संख्या 92 के बाद, यानी कि 92 में यूरेनियम है, उसके बाद सभी तत्वों को लैब में तैयार किया गया है। वे तत्व हमारे प्रकृति में मिलते नहीं है। वे तत्व हमारे प्रकृति में मिलते नहीं है। उसके बाद जो 118 तत्व हैं, सभी तत्व के गुण एक दूसरे से मिलते, उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। तो गुणों के आधार पर तत्व को मुख्यतः दो भागों में धातु और अधातु में बांटा गया है, जिनमें अधिकांश तत्व धातु है। 80% तत्व धातु ही है। अधातुओं की संख्या मात्र कितनी है? 22 है। अधातु की संख्या मात्र कितनी है? 22 है। अब गुणों के आधार पर जब तत्व को बांटा गया धातु और अधातु में, गुणों के आधार पर जब बांटा गया धातु और अधातु में, तो कुछ तत्व ऐसे आ गए हैं जिसमें दोनों के गुण पाए गए। धातु के भी कुछ गुण हैं और ऐसे तत्व जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? ओके। अब आइए
कंपाउंड, यौगिक पर आ जाइए। कंपाउंड, यौगिक, प्रकृति का मूल पदार्थ कौन था? बाकी सारे पदार्थ को बनाए थे किससे? तत्व से। तो यौगिक को भी बनाना होगा किससे? तत्व से। क्लियर हो गया? तो यौगिक जो है वो तत्व से बनाए जाते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके पदार्थ बनाते हैं तो वही पदार्थ क्या है? यौगिक। यानी कि यौगिक का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तत्वों से, जिसमें कम से कम कितने तत्व? 2 तत्व। यौगिक का निर्माण किससे होता है? यौगिक का निर्माण तत्वों के से होता है। किसके दौरान? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो यौगिक का निर्माण नहीं होगा। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है तब निर्माण होता है किसका? यौगिक का। यानी कि यौगिक का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है और रासायनिक अभिक्रिया वास्तव में रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन यानी कि यौगिक का निर्माण होना क्या भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। यौगिक का निर्माण होना किस परिवर्तन के उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो यौगिक बनेगा कैसे? क्लियर हो गया? यौगिक बनने के लिए कम से कम कितने तत्व? 2 तत्व। यौगिक बनने के लिए कम से कम कितने तत्व? 2 तत्व। 2 से अधिक भी रहेगा तो भी बनेगा, लेकिन उन तत्वों के बीच क्या होनी चाहिए? क्या बिना रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण संभव है? नहीं है। यौगिक तब ही निर्मित होंगे जब रासायनिक अभिक्रिया होंगे। क्लियर हो गया? पहला गुण यौगिक का समझ गए कि यौगिक का निर्माण कम से कम 2 या अधिक तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। अतः यौगिक का निर्माण एक रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। यौगिक की अगली विशेषता पर आप ध्यान दीजिए कि यौगिक भी, कंपाउंड भी क्या है? शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ है। और आपको शुद्ध पदार्थ के बारे में बताए थे कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही कण से मिलकर बने होते हैं, लेकिन यौगिक शुद्ध पदार्थ है या एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं। एक ही पदार्थ के एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर नहीं बने। उदाहरण के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है और कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही प्रकार के अणु है, लेकिन परमाणु कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बना लिया है? अणु बना लिया है। तो तत्व का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से होता है, लेकिन यौगिक का निर्माण एक प्रकार के अणुओं से होता है। यौगिक का निर्माण सर्वदा 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर होता है, लेकिन यौगिक में एक ही प्रकार के क्या होते हैं? अणु होते हैं। क्लियर हो गया ना? बात समझ गए ना?
यानी कि यौगिक में भी एक ही प्रकार के कण है और इसलिए वो शुद्ध पदार्थ है। लेकिन यौगिक में जो एक ही प्रकार के कण है वो क्या है? अणु है। तत्व में भी एक ही प्रकार के कण है इसलिए वो शुद्ध पदार्थ है। लेकिन तत्व में जो एक ही प्रकार के कण थे वो क्या थे? परमाणु थे। वो क्या थे? परमाणु थे। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो यौगिक की पहली विशेषता आप क्या देखें कि यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। बिना रासायनिक अभिक्रिया के यौगिक का निर्माण संभव नहीं है। और इस तरह से यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। उसके बाद यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है लेकिन यह एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है। यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है लेकिन इसका निर्माण एक ही प्रकार के अणुओं से हुआ है, एक ही प्रकार के अणुओं से हुआ है। दूसरी विशेषता समझ गए? कोई दिक्कत है? तीसरी विशेषता कि आप जानते हैं कि यौगिक का निर्माण कम से कम कितने तत्वों से मिलकर होता है? होता है कि नहीं होता है? किसी भी यौगिक का निर्माण कम से कम दो या फिर अधिक तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप होता है। तो यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं उस तत्व के गुण उस यौगिक में पाए नहीं जाते। उदाहरण के लिए कि जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ है, तो क्या जल में हाइड्रोजन के गुण है? नहीं है। जल में ऑक्सीजन का गुण है? नहीं। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन जल है। ऑक्सीजन भी गैस है लेकिन जल एक द्रव है। तो एक यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, एक यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं उस तत्व के गुण उस यौगिक में पाए नहीं जाते। नहीं पाए जाते। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण नहीं पाया जाता। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का गुण नहीं पाया जाता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन और हाइड्रोजन का गुण नहीं पाया जाता। इसका एक अपना गुण है। तो एक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के गुण मौजूद नहीं रहते हैं। आप ये सोचिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करेंगे या फिर क्लोरीन की तरह व्यवहार करेंगे, बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना तो हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करेंगे ना ही क्लोरीन की तरह व्यवहार करेंगे। तो किसके तरह व्यवहार करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। तो यौगिक में क्या अवयवी तत्व के कंपोनेंट एलिमेंट के गुण मौजूद रहते हैं? नहीं रहते हैं। क्लियर है? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है लेकिन यौगिक का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से नहीं बल्कि एक ही प्रकार के अणुओं से हुआ है। एक यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन तत्वों के गुण उस यौगिक में मौजूद नहीं होते। एक यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं उस तत्व के गुण उस यौगिक में मौजूद नहीं होते हैं। अगली विशेषता पर आइए कि यौगिक के अवयवी तत्वों को, यौगिक के अभी तत्व जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, यह एक यौगिक है और निश्चित ही एक से अधिक प्रकार के परमाणु आपको दिख रहा है तो वो तत्व होगा नहीं, वो क्या होगा? यौगिक होगा। तो यौगिक के अवयवी तत्वों को, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट का अवयवी तत्व कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है, तो यौगिक के जो अवयवी तत्व हैं, कंपोनेंट एलिमेंट है, अवयवी तत्व है, इस अवयवी तत्व को आप भौतिक विधि से
आप भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते। भौतिक विधि दाब लगाकर, बल लगाकर, ये सब विधि क्या है? भौतिक विधि। गर्म कर, उबाल कर, ठंडा कर, दाब लगाकर, बल लगाकर, ये सब विधि कौन सी विधि है? भौतिक विधि है। तो आप एक यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। भौतिक विधि जैसे कि गर्म करना, जैसे कि ठंडा करना, जैसे कि उबालना, जैसे कि अवस्था बदल देना, दाब लगाना, बल लगाना, इत्यादि इत्यादि भौतिक विधि है। लेकिन आप एक अवयवी तत्वों के, आप एक यौगिक के अवयवी तत्वों को रासायनिक विधि के द्वारा, रासायनिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो कैल्शियम निकल जाएगा। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन एक रासायनिक विधि है। विद्युत अपघटन एक रासायनिक विधि है। क्लियर है? समझ गए? दो या दो से अधिक तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है, लेकिन वह एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है। एक यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन तत्व के गुण उस यौगिक में मौजूद नहीं रहते। यौगिक के अवयवी तत्वों को भौतिक विधि के द्वारा तो अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला गुण पर आइए। अगला गुण पर आइए कि यौगिक में अवयवी तत्व के भार का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। एक यौगिक में जो अवयवी तत्व हैं उसके भार का अनुपात हमेशा निश्चित बना रहता है। उदाहरण के लिए दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक परमाणु है और कार्बन के एक परमाणु का वजन कितना होता है? और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? तो 12:32, 4×12, 4×8। अब आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना है? 3:8 है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या है? 3:8। यह किसी भी स्थिति में बदल नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात 3:8 है, तो वो 3:8 ही रहेगा। उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। ये नहीं कि ये अमेरिका वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO3 होता है। आप कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइए, अमेरिका से लाइए, भारत से लाइए, भारत में तो है ही, अमेरिका से लाइए, रूस से लाइए, नेपाल से लाइए, भूटान से लाइए, पाकिस्तान से ही क्यों लाइए, सबका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ही होगा और उसमें कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें तो 4:9 है कार्बन का, ऑक्सीजन का। ऐसा हो नहीं सकता। एक यौगिक में अवयवी तत्व के भार का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी तरह क्यों ना बना ले, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी क्यों ना ले आए, उसमें कार्बन ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना रहेगा? 3:8 रहेगा। क्लियर हो गया? यौगिक के गुण को आप समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिए कि तत्वों का केमिस्ट्री में प्रदर्शन किसके द्वारा हुआ था? रासायनिक
संकेत के द्वारा हुआ था। अगर तत्व को प्रदर्शित करने के लिए केमिकल सिंबल यानी रासायनिक संकेत जैसे लोहा, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि आदि, उसी तरह यौगिक को प्रदर्शित करने के लिए केमिकल फार्मूला का यूज किया जाता है। केमिकल जैसे CO2, H2O, CaCO3, H2SO4, ये सब यौगिक है। ये सब क्या है? यौगिक है। और यौगिक को हम रासायनिक सूत्र के मदद से दर्शाते हैं और तत्व को रासायनिक संकेत के मदद से दर्शाते हैं। यौगिक को केमिस्ट्री में सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है और तत्व को रासायनिक संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता है। तत्व को रासायनिक संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता है। क्लियर हो गया? और तत्व जो है ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, और तत्वों की संख्या तो 118 है, लेकिन यौगिकों की संख्या अनगिनत लाखों यौगिक है। 10-15 लाख तो केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा, इनऑर्गेनिक को छोड़ दीजिए। तो यौगिक की गिनती नहीं है। 118 तत्व आपस में अभिक्रिया करके असंख्य यौगिकों का निर्माण कर चुके हैं, असंख्य यौगिकों का। और जैसे भिन्न भिन्न तत्व ठोस अवस्था में भी होते हैं, द्रव अवस्था में भी होते हैं, गैस अवस्था में भी होते हैं, उसी तरह भिन्न भिन्न यौगिक जो है वो भी ठोस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं और गैसीय अवस्था। तत्व भी ठोस, द्रव, गैस तीनों होते हैं, यौगिक भी ठोस, द्रव, गैस। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? हमको लगता है कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अगला पॉइंट है तत्व और यौगिकों में अंतर। और तत्व और यौगिकों में अंतर को आप निश्चित तौर पर समझ जाइएगा। एक बार पढ़िए तो तत्व और यौगिक के अंतर को क्लियर? समझ गए? मिलिए अगले क्लास में। अगला क्लास में तत्व और यौगिक का अंतर नहीं पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में 7 चैप्टर ही अभी तैयार है। आगे का चैप्टर अभी तैयार होने की प्रक्रिया में है, इसीलिए नहीं डाला गया है। सुशांत कुमार राज बंद कर दिए हैं। और कुछ लोग बता रहे थे कि ऑनलाइन वाले पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल ध्यान देते, हम कमेंट ज़्यादा पढ़ते नहीं है। अब बार बार कमेंट पढ़ते हैं तो डाइवर्ट हो जाता है मस्तिष्क से। फिर हम पढ़ाए कि कमेंट पर ध्यान दे। हमारी हर बार कोशिश रही है कि क्लास को इस तरह से निकाल देना है कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की घटना है, तो इसीलिए आइसोमेरिज्म पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है।
अरे वो कोई कह रहा है कि मेरा शादी है, क्या है? अपरूपता और आइसोमेरिज्म को लेकर टेंशन नहीं लेना है। अपरूपता और आइसोमेरिज्म की घटना हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।